तो देखिए ईयर 625 का जो टाइम था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर अलग अलग एम्पायर्स थे और साइड में ये यहाँ पे एक अलग से तिब्बतन एम्पायर था, बहुत बड़ा था ये। अभी करंट टाइम की बात करें तो इंडिया का लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वो भी आ जाता था इसमें। अब होता क्या है कि कुछ टाइम बाद जब ईयर 1842 आता है तो तिब्बतन एम्पायर के जो राजा थे लैंगदरमा, इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी डेथ के बाद तिब्बतन एम्पायर को संभालेगा कौन, इसको लेके लैंगदरमा के जो रिलेटिव्स थे वो आपस में लड़ने लगते हैं। काफी टाइम तक इसको लेके पूरा परिवार लड़ता है और फिर इन सब चीजों से परेशान होके लैंगदरमा का जो एक पर पोता था यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन, जिसका नाम था निमागांव, वो कहता है कि मुझे इस पूरे तिब्बतन एम्पायर पे राज नहीं करना है, वो आप लोग देख लो। ये जो तिब्बतन एम्पायर का वेस्ट साइड वाला ये जो एरिया है जहां पे कोई आता जाता नहीं है और किसी को इसकी पड़ी भी नहीं है, मैं यहाँ पे अपना चला जाता हूँ, इस एरिया को मैं संभालूंगा और मुझे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। अब परिवार का एक मेन दावेदार छोटे से एरिया को लेके अलग हो रहा था, तो इससे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई और फिर निमागांव जो था वो अपने तिब्बतन एम्पायर का जो वेस्टर्न एरिया था उसको ले लेता है और अलग से एक नगारी किंगडम बना के वहां पे रहने लगता है। और ये सारी चीजें मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी का जो इंडिया चाइना का जो वेस्टर्न एरिया जो डिस्प्यूटेड है वो पूरा का पूरा एरिया इसी नगारी किंगडम में आता था। अब इसके कुछ टाइम बाद जब निमागांव की भी डेथ हो जाती है तो जो उसका बड़ा बेटा था लाचेन, वो इस नगारी एम्पायर को और बड़ा करता है और फिर ये मर्यूल किंगडम बना देता है उसको। द क्रॉनिकल्स ऑफ लद्दाख के हिसाब से ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं वो उस टाइम पे इसी मर्यूल किंगडम का हिस्सा बन गया था, तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। और ईयर 1460 आते आते इसी मर्यूल किंगडम को ही लोग लद्दाख किंगडम बोलने लगे। अब इसके कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर ये जो लद्दाख किंगडम था जिसको निमागांव रूल कर रहे थे, निमागांव की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद लद्दाख किंगडम जो था उस पे नामग्याल डायनेस्टी जो थी वो रूल करने लगती है। और जब ये नामग्याल डायनेस्टी आती है तो यहाँ से जो लद्दाख एम्पायर था वो और बहुत तेजी से इस पूरे रीजन के अंदर अपना एरिया और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ा रहा था। तो होता क्या है कि इस टाइम पे जब लद्दाख का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तो बगल में ही तिब्बतन एम्पायर था, उसने इसको एक थ्रेट की तरह देखा कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आगे चल के हमें ही दिक्कत देंगे। तो तिब्बतन एम्पायर क्या करता है कि अपने 5th दलाई लामा के अंडर लद्दाख के ऊपर अटैक कर देता है। अब तिब्बतन एम्पायर जो था वो काफी स्ट्रांग था और जब ये लड़ाई होती है तो लद्दाख जो था वो तिब्बतन एम्पायर से काफी ज्यादा एरिया हार जाता है। तो लद्दाख ने उस टाइम पे इंडिया के ऊपर जो मुगल एम्पायर राज कर रहा था उनसे मदद मांगी और तब जाके लड़ाई रुकती है। और जब ये लड़ाई रुकती है तो ईयर 1684 में तिब्बत और लद्दाख के बीच में ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ टिंगमॉस-गैंग। अब ये जो ट्रीटी साइन हुई थी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट था वो ये था कि तिब्बत और लद्दाख के बीच में एक बॉर्डर डिसाइड किया गया था। ये पहली बार हुआ था जो इस रीजन के अंदर पेपर पे एक बॉर्डर डिसाइड किया गया था जिससे आगे लड़ाई ना हो। ये जो ट्रीटी हुई थी ये उसके पॉइंटर्स हैं और ये उसकी कॉपी है। कभी भी आप इंडिया चाइना के बारे में पढ़ोगे तो इस ट्रीटी के बारे में आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा क्योंकि यहीं से इस बॉर्डर की शुरुआत हुई थी और लोग आज भी कोट करते हैं इस ट्रीटी को। तो जब ये ट्रीटी हुई थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये लद्दाख का जो एरिया था ये इतना बचा हुआ था। अब इस तरफ तिब्बत और लद्दाख में तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन बगल में चाइना का चिंग एम्पायर भी था। तो अब होता क्या है कि ईयर 1720 में चाइना का जो चिंग एम्पायर था उसने डायरेक्ट अटैक करने की बजाय अपनी मिलिट्री तिब्बत एम्पायर के अंदर भेजी और तिब्बतन एम्पायर के जो रूलर थे डजुंगर, उनको हटा के तिब्बत के ऊपर 7th दलाई लामा कलसांग जो थे उनको बैठा दिया जाता है। और यहां से चाइना का जो जिंग एम्पायर था वो तिब्बत को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगा था। तिब्बत को अपनी पावर के अंदर रखा और उसकी जितनी भी प्रोटेक्शन वगैरह थी वो सारी की सारी अब चाइना की जिंग एम्पायर की जिम्मेदारी हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंसिडेंट के बाद जो तिब्बतन एम्पायर था वो पार्शियली चाइना के चिंग एम्पायर के अंदर आ गया था। तो देखिए इधर तो ये चीज हो गई थी, वहीं लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के बगल में भी सिख एम्पायर था। तो सिख एम्पायर ने ईयर 1819 में जो डोगरा एम्पायर था यानी कि आज का जम्मू एंड कश्मीर जो था उस पे हमला किया और उसको अपने अंडर में ले लिया। अंडर में ले लिया का मतलब ये था कि डोगरा एम्पायर के जो रूलर थे महाराजा गुलाब सिंह, डोगरा एम्पायर को रूल वही कर रहे थे, लेकिन अब डोगरा एम्पायर जो था वो सिख एम्पायर के अंडर आ चुका था। अब जब ये चीज हो गई तो इसके बाद डोगरा और सिख एम्पायर ने लद्दाख के ऊपर भी अटैक किया और अपने अंडर में ले लिया उसको। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो तिब्बतन एम्पायर था ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। तिब्बत एम्पायर का जो वेस्टर्न पार्ट था वो लद्दाख बना जो सिख डोगरा एम्पायर के पास चला गया और बाकी का जो बचा हुआ तिब्बतन एम्पायर था उसको चाइना इनडायरेक्टली रूल कर रहा था। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1842 में डोगरा एंड सिख एम्पायर जिसने पहले से ही लद्दाख को अपने अंडर में ले लिया था उसने लद्दाख से आगे का जो ट्रेड रूट था उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए लद्दाख के एरिया को और बढ़ाना चालू किया। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि तिब्बत जो था उसको चाइना कंट्रोल कर रहा था इनडायरेक्टली, तो ये जो लड़ाई चल रही थी एक तरह से चाइना का भी इसमें रोल था। तो कुछ टाइम के बाद जब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत लंबी लड़ाई चलती है, तो ये लड़ाई रुकती है और फिर तिब्बत और डोगरा सिख एम्पायर के बीच में 17 सितंबर 1842 को ट्रीटी ऑफ चुशुल साइन होती है।
और ये जो ट्रीटी साइन होती है इसमें चाइना भी एक पार्टी बनता है। तो इस ट्रीटी के जो सिग्नेटरी थे वो महाराजा गुलाब सिंह, एम्परर ऑफ चाइना, और तिब्बत की तरफ से लामा गुरु ऑफ लासा थे। तो इस ट्रीटी के अंदर बातें तो बहुत सारी होती हैं, ट्रेड की बात होती है, कौन कहां आएगा जाएगा, ये सारी बात होती है। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हम इस ट्रीटी को डिस्कस कर रहे हैं वो ये था कि इस ट्रीटी के अंदर लद्दाख और तिब्बत के जो बॉर्डर थे उनका डिमार्केशन होता है, सरहद बंदी होती है उनकी, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि लद्दाख पहले जहां पे था, जो पहले उसका बॉर्डर था, जो पुरानी वाली ट्रीटी साइन हुई थी, तो जो पहले जो बाउंड्री थी लद्दाख की वो वहां वापस हो जाएगा, तिब्बत जहां पे था वो वहां पे वैसी हो जाएगा। इसमें एक वर्ड यूज हुआ था, ओल्ड एस्टैब्लिश फ्रंटियर। फ्रंटियर्स मतलब कि उस टाइम पे बॉर्डर्स नहीं होते थे, बीच में काफी दूर दूर तक एरिया जो होता था वो छोड़ दिया जाता था दो देशों के बीच में, उसी को फ्रंटियर बोलते थे। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जो लद्दाख और तिब्बत के बीच में तिंगमासोन जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें जो डिसाइड हुआ था कि ये बॉर्डर रहेंगे, दोबारा से दोनों पार्टियां यानी कि लद्दाख और तिब्बत वापस उसी बॉर्डर पे चली जाती हैं। तो ये जो ट्रीटी ऑफ चुशुल है इसमें क्या चीज थी इंपॉर्टेंट, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि चाइना जो था वो भी इसमें एक पार्टी बना था, उसने भी साइन किए थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियली चाइना ने एक्सेप्ट किया था कि अक्साई चीन जो है वो लद्दाख का पार्ट है, ना कि चाइना का पार्ट है या फिर तिब्बत का पार्ट है। और यही रीजन है कि आज की डेट तक इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट जब डिस्कस होते हैं तो जो ट्रीटी ऑफ चुशुल है उसका नाम बार बार आता है कि आपने खुद साइन किया है कि अक्साई चीन लद्दाख का पार्ट है। ट्रीटी ऑफ चुशुल की वजह से इंडिया का जो दावा है अक्साई चीन पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये ट्रीटी ऑफ चुशुल जो है वो लद्दाख का डोगरा रूलर्स के कंट्रोल में होना प्रूफ करती है, जो कि आज के इंडिया का पार्ट है और चाइना इसको साइन कर चुका है। उस टाइम के कुछ ओरिजिनल स्टैंप होते थे उन पे भी मेंशन किया जाता था, उसमें तिब्बत मेंशन होता था। अभी भी ये स्टैंप अवेलेबल है, ये उस ओरिजिनल स्टैंप की कॉपी है।